हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। यहां पर आप देख सकते हो, यह है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया हिंदी विषय का मॉडल पेपर और इसी पैटर्न पर पेपर आएगा। 16 फरवरी को आपका एग्जाम है, हिंदी विषय का पेपर है और हिंदी विषय के पेपर में आपको शुरुआत का पेपर है, पहला पेपर है, तो आपको घबराना नहीं है और आपको बड़ी ही सावधानी से कॉपियों को भरना है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे इस बार आपको OMR शीट भी फिल करना है और जो आपको कॉपी मिलेगी उसका भी पहला प्रश्न फिल करना है और आपको कॉपी पर लिखना कैसे है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। हिंदी विषय में आप 70 में से 70 अंक ला पाए। तो आज के इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने सभी मित्रों में और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार OMR शीट पर पेपर के प्रश्नों का आंसर फिल करना होगा और इसके बाद यहां पर आपको फिल करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता चलूं, इस तरीके का पेपर आएगा, सेम ऐसा ही पेपर आएगा, प्रश्न चेंज होंगे, सेम प्रश्न नहीं होंगे। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यह है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी की गई OMR शीट जिसे यूपी बोर्ड ने अभी हाल ही में जारी किया है। अब ऐसी मिलेगी आपको बोर्ड परीक्षा में, यानी 16 फरवरी को आपको सेम ऐसी ही OMR शीट मिलेगी जिसमें यहां पर लिखा है कि जिला, कोड या नाम, इस तरीके से। तो यहां पर हो सकता है जिले का नाम और कोड लिखा हो, यहां पर केंद्र का कोड हो सकता है लिखा हो, इसी तरह से अनुक्रमांक आपको भरना पड़ेगा और यहां पर है विषय, कोड और नाम। तो यहां पर विषय और विषय का कोड हो सकता है भरना पड़े, यहां पर प्रश्न पत्र संख्या हो सकता है आपको भरना पड़े और इसके बाद यहां से आपको आंसर फिल करना है। जैसे लिखा है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उसे गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि गोलों को आप अच्छे से भरिएगा और आपको किसी भी तरह की जो है लापरवाही नहीं करनी है OMR शीट भरते समय, क्योंकि यदि आपसे जरा सी भी गलती होती है तो यहां पर OMR शीट भरने का जो निर्देश दिया गया है, यहां पर आप पढ़ लीजिए, यूपी बोर्ड ने जारी किया है कि OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग, ओवर राइटिंग कदापि ना करें। और ऐसा होता है यदि आपसे, तो आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ना ही उसे खुरचना है, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। मान लीजिए उत्तर सही था A वाला और आपने भर दिया B वाला गोला, तो आपको इसे कुछ भी नहीं करना है, ना तो इसे व्हाइटनर से रंगना है और ना ही इसमें आपको खुरचना है। ऐसा यदि आप करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यह जो मॉडल पेपर है इसका मैं आपको फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं। पहला है प्रश्न यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? इसका उत्तर क्या है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, द्विवेदी युग। और OMR शीट जब आपकी भर जाए, यानी यह जो जरूरी डाटा है इसे जब आप फिल कर लेंगे, इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपको कॉपी मिलेगी जिस पर आपको यहां पर क्या भरना होगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो यहां पर आपको अनुक्रमांक अपना रोल नंबर अंकों में भरना होगा। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो यहां पर शब्दों में जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 और 0 है। तो इसी तरह से आपको भी लिख देना है 1, 2, 3, जो भी संख्या होगी यहां पर उसी के अनुसार आपको इस तरीके से लिख देना है। फिर विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, विषय पहला पेपर है हिंदी विषय का और प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र पर अंकित जो भी संकेतांक होगा उसे यहां आपको फिल करना होगा। फिर परीक्षा का दिन जैसा कि आप सभी जानते हो बृहस्पतिवार है,
परीक्षा की तिथि एवं पाली 16 फरवरी को आपका पेपर है हिंदी विषय का। प्रथम पाली में यानी सुबह मीटिंग में पेपर है। और परीक्षा का केंद्र क्या होता है? जहां पर आपका पेपर होगा, जहां आपने नाम लिखवाया था जिस विद्यालय में, वहां नहीं, जहां आपका पेपर होगा, जहां आपका सेंटर जाएगा, वही होगा परीक्षा केंद्र। और आपके प्रवेश पत्र पर भी परीक्षा केंद्र का नाम लिखा होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए मैं आपको बताता चलूं क्रमवार से इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर। तो यहां पर पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? उत्तर क्या है? द्विवेदी युग। और मैंने यहां पर गोला भी फिल कर दिया है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा सही है इसलिए मैंने दूसरा वाला गोला काला कर दिया है। तो जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको ओएमआर सीट में ऑप्शन यानी गोला काला करना होगा। दूसरा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? यहां पर सही क्या है? निबंध विधा पर आधारित है। तो यहां पर आपको क्या करना है? पहला, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला मैंने काला किया है क्योंकि पहला सही है। तो जो भी सही हो उसी के अनुसार आप ओएमआर सीट में आंसर को काला करेंगे, यानी गोला आपको काला करना है, लिखना नहीं है। और इसी पैटर्न पर पेपर आएगा, 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, इसी तरह की ओएमआर सीट मिलेगी आपको। और ओएमआर सीट पर आपको अच्छे से गोले भरने होंगे, आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है और ना ही आपको उसे खुरचना है। अगला प्रश्न यहां पर तीसरा है, गबन किसकी रचना है? तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। चौथा प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो शुक्ल युग की समयावधि है 1919 से 1938 तक। अगला पांचवा प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? यह द्विवेदी युग की रचना है। और अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और इसी के अनुसार यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि 8 का दूसरा सही है तो मैंने यहां पर 8 का यहां पर दूसरा वाला ही गोला काला किया है। तो एक प्रश्न के उत्तर में आपको एक ही गोला काला करना है, इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। 9वां प्रश्न है, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल सन 1843 से अब तक है। और 10वां प्रश्न है, मतिराम किस युग के कवि हैं? तो मतिराम रीति काल के कवि हैं। इसके बाद यहां पर प्रश्न अगला क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है, मैंने आपको कई बार बताया भी है। फिर अगला है यहां पर, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और 12वीं का दूसरा सही है, इसलिए यहां पर मैंने 12वीं का यहां पर दूसरा ही गोला काला किया है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए, जैसा कि निर्देश दिया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग यानी दीर्घ आ, यानी जिसे बड़ा आ भी कहा जाता है, का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीतांबर में बहुव्रीहि समास है। और आंसू का तत्सम क्या है? तो अश्रु हो जाएगा। और इसके बाद यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न है, यण संधि का सूत्र क्या है? तो यण संधि का सूत्र है इको यड़चि। और अगला प्रश्न है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? तो यहां पर उत्तर क्या होगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन। और अगला प्रश्न है, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरुष एक वचन है। इसके बाद यहां से आप ध्यान देंगे, यहां से आपको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहां पर जैसे कि गद्यांश आया है,
पहला है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो यहां पर आप देखेंगे दो गद्यांश आएंगे, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यह जो गद्यांश है, इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो किसी भी गद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? मान लीजिए यह गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आ गया, तब आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर, और आप इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी पर आप इस साइड में लाइन खींचेंगे, इधर आपको कोई भी लाइन नहीं खींचनी है। तो खंड बा इस तरीके से मैंने डाल दिया, प्रश्नोत्तर संख्या 1 भी लिख दिया, और इसके बाद संकेत के रूप में आप जरूर लिख देना, जिस भी आप गद्यांश का जो है संदर्भ लिखें या गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर दें, संकेत के रूप में इस मैंने पहले गद्यांश के शुरुआती शब्दों को लिखा है, फिर अंतिम के शब्दों को लिखा है, फिर इसके बाद हेडिंग डाली है संदर्भ। और संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक यानी काले पेन से लिखना है आप सभी को, के गद्य खंड भी आपको काले पेन से लिखना है, में संकलित मित्रता पाठ का नाम भी आपको काले ही पेन से लिखना होगा, नामक पाठ से उद्धृत है, अवतरित है, और जिस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेखक का नाम भी आपको काले ही पेन से लिखना है। तो जब आप ऐसा ही संदर्भ लिखेंगे, यानी ऐसे ही संदर्भ लिखेंगे, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और यदि यह गद्यांश किसी अन्य पाठ से होता तो पाठ का नाम ही आपको बदलना होता, लेखक का नाम बदलना होता, बाकी सेम ऐसा ही रहता। दूसरा प्रश्न है यहां पर, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर है रेखांकित अंश इस गद्यांश में, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो यह है रेखांकित अंश। इसकी व्याख्या क्या होगी, कैसे लिखा जाएगा? यहां पर इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहां पर दूसरा नंबर डाला गया है, और शुक्ल जी कहते हैं, क्या हो जाएगी व्याख्या? कि शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है। शुक्ल जी का मानना है कि मित्रता स्वभाव, यहां पर होगा स्वभाव, और समान रुचि वालों व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि के समरूपता आवश्यक नहीं होती, या विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। तो यह है इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न है गद्यांश का, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 3, कि लेखक के अनुसार, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्न चित्त व्यक्ति की तरफ, और अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। इसी तरह से अथवा में भी गद्यांश है, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए ही प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर इसके बाद प्रश्न दूसरा है, यहां पर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर पद्यांश है पहला, चरण कमल बंदो हरिराई। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर यह वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। इसका जो है पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल देंगे। और यदि आप यहां पर मान लीजिए अथवा वाले पद्यांश का जो है संदर्भ और उसकी व्याख्या करना चाहते हैं, तो अथवा आपको डालना होगा। मैं यहां पर पहले का बता रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख लिया है। इसके बाद मैंने संकेत के रूप में, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, संकेत के रूप में मैंने इस पद्यांश के शुरुआती और अंतिम के शब्दों को यहां पर लिख दिया है। इससे क्या होगा, जब एग्जाम
एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेंगे तो उन्हें आसानी होगी समझने में कि आपने किस पद्यांश की या गद्यांश की व्याख्या की है, संदर्भ लिखा है या उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दिया है, और देखने में भी अच्छा लगेगा। फिर आप उस संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना होगा कि काव्यखंड भी आप काले पेन से लिख देना। में संकलित पद, क्योंकि यह पद्यांश किस पाठ से है, पद शीर्षक पाठ से अवतरित है, और पाठक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। इसके बाद यहां पर दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस पद्यांश में बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, रंक चले, सिर छत्र धराई, यह अंश रेखांकित है। तो इसकी व्याख्या क्या होगी, रेखांकित अंश की व्याख्या यहां पर मैंने 2 नंबर डाल दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर चलने लगता है। यह व्याख्या हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर उत्तर होगा कि उक्त पंक्ति में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। कौन सा, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 3 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला है यहां पर गद्यांश, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, और दूसरा है यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, दूसरा है कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि इसी पैटर्न पर आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे, यानी पेपर होगा सेम इसी पैटर्न पर। गद्यांश बदले भी हो सकते हैं और हो सकता है यहां से भी आ जाएं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप कैसे इस तरीके के प्रश्न का उत्तर देंगे। तो आपको किसी एक का ही संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा, जैसे कि यहां पर मैंने पहले का करके बताने का प्रयास किया है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 इस तरीके से मैंने लिख दिया है। फिर संकेत के रूप में गद्यांश के शुरुआती और अंतिम के शब्द को लिखा है। फिर हेडिंग डाली है संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना है, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे। फिर पाठ का नाम किस पाठ से है, वाराणसी नामक पाठ से है, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। फिर इसके बाद आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। क्या होगा हिंदी अनुवाद कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, अर्थात यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, और वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इसके बाद यहां पर है, आप ध्यान दीजिएगा, चौथा प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर 2 पद्यांश आएंगे, 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखोगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर चौथा जो है, चौथे का अथवा पद्यांश, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग भवेत्, इसका आपको बताने का प्रयास किया है। मैंने शुरुआत के शब्दों को संकेत के रूप में लिखा और अंतिम के शब्दों को लिखा पद्यांश के यानी श्लोक के। फिर हेडिंग डाली है संदर्भ, और जो टॉप करने वाले विद्यार्थी होंगे वह ऐसे ही लिखते होंगे, तभी तो वो टॉप करते हैं। और आपको भी ऐसे ही लिखना है 16 फरवरी को हिंदी विषय की कॉपी को। तो यहां पर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना होगा, संस्कृत खंड भी आपको काले पेन से लिखना होगा, के अंतर्गत पाठ का नाम भी आपको काले पेन से, किस पाठ से है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है। और इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सब सुखी हो, सब रोग रहित हो
और सब कल्याण को देखें, यानी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत। सब कल्याण को देखें और कोई भी दुखी ना हो, यानी कोई भी दुख का भागी ना बने। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आप देखेंगे 5वां प्रश्न आएगा। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आपको अपने जिले के अनुसार जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप अपने जिले के अनुसार ही एक प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जरूर कमेंट करके बताओ कि आप किस जिले से हैं। यहां पर प्रश्न संख्या 6 का जो कि इस प्रकार से आएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, बिल्कुल आसान शब्दों में, और इस बार आपको 5 नंबर मिलेंगे जब आप किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखोगे और उनसे संबंधित एक रचना का नाम लिखोगे। तो यहां पर इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 6 का मैंने लिखा है। फिर तीसरे नंबर पर हैं जयशंकर प्रसाद जी, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरे नंबर पर है यहां पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, इसलिए दूसरा नंबर यहां पर लिख दिया मैंने। फिर जयशंकर प्रसाद हेडिंग डाल दी, फिर जीवन परिचय हेडिंग डाल दी, और मुझे लगता है बिल्कुल आसान है यह जीवन परिचय, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेम ऐसे ही आपको लिखना है। जो मैंने काले पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखिएगा, और जो मैंने नीले पेन से लिखा है आप नीले पेन से लिखिएगा, ताकि आपको अच्छे अंक मिलें और आप अच्छा स्कोर कर सको बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद है इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहां विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा, जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की, और कुछ समय के लिए स्थानीय जो क्वींस कॉलेज था उसमें इन्होंने नाम लिखवाया, लेकिन वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। और जब जयशंकर प्रसाद जी 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया, और इनका जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा के कारण यानी टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि जितना मैंने काले पेन से लिखा सेम आपको काले पेन से लिखना है। आपने जिस तरीके से तैयार किया है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जैसे भी याद किया है आप वैसे ही याद रखिएगा। बस आपको प्रसाद जी का जन्म, माता का नाम, पिता का नाम क्या था और मृत्यु कब हुई, ये। इसके बाद यहां पर 6 खा के अंतर्गत प्रश्न इस तरीके का आएगा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर मैंने आपको बताया है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, और जो कि है पहले नंबर पर। तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का इस तरीके से आपको डालना है 6 खा, और पहले नंबर पर लिख रहे हैं कवि का जीवन परिचय है तो पहला नंबर, दूसरे पर है तो दूसरा, तीसरे पर है तो तीसरा। तो यहां पर पहला है इसलिए मैंने पहला नंबर यहां पर लिखा है, और इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास मैंने हेडिंग डाली है, जीवन परिचय भी हेडिंग डाली है। तो तुलसीदास का जन्म कहां, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1532 में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा जितना मैंने काले पेन से लिखा है आपको भी काले पेन से ही लिखना होगा। यदि जीवन परिचय आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का, वैसे तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा ही। को मानते हैं ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था।
अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी के प्रेम में बहुत रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर कब 1623 ईस्वी में हो गई। और इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस है। इसके बाद यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 7 आएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या यहां पर 4 के अंतर्गत 2 श्लोक आएंगे। आपको इन दोनों श्लोकों को नहीं लिखना है, इसके अतिरिक्त आपको अन्य श्लोक को लिखना है। तो जैसे यहां पर 2 श्लोक आए हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति और दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो इसे आपको नहीं लिखना है। यहां पर आपको लिखना है कोई और श्लोक। तो इसलिए आप 3 श्लोक जरूर तैयार रखना 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 इस तरीके से डाल दी मैंने हेडिंग। फिर यहां पर लिख दिया बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से आपको लिखना है, इसी तरह से आपको हेडिंग डालनी है। आप अच्छा स्कोर करेंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद यहां पर है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे 4 प्रश्न आए हैं और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाल दी मैंने। और इस तरीके से मैंने यहां पर दूसरा प्रश्न क्या है? पुरु राजा कह आसीत, यानी पुरुराज कौन था? तो उत्तर होगा पुरु राजा एका भारत वीरा आसीत। और यहां पर अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रशेखर कह आसीत, चंद्रशेखर कौन था? तो यहां पर उत्तर होगा कि चंद्रशेखर एका प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी ध्यान दीजिएगा, निबंध से रिलेटेड प्रश्न आएगा। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। तो मैंने आप सभी को बता दिया है कि आप 2023 यानी 16 फरवरी को हिंदी विषय की कॉपी कैसे लिखोगे। यहां पर आप देख सकते हो कैसे आपको जीवन परिचय, कैसे आपको संदर्भ लिखना है, गद्यांश का, पद्यांश का, कैसे आपको गद्य खंड के प्रश्नों का आंसर लिखना है। सब कुछ मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में और चैनल के साथ जुड़े रहना 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।